की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आइए आपको लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। प्रदेश की कुल जीडीपी कितनी थी? 10,90,000 के लाख करोड़ रुपए की थी। 10.90 लाख करोड़ की प्रदेश की कुल जीडीपी थी। और महोदय 4 वर्ष के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है? हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं? 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना, उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी। पहली इकोनॉमी बनेगी। टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। अब सुन लीजिए, प्रति व्यक्ति आय सुन लीजिए। आप लोगों ने क्या बना दिया था यूपी को? यहां पलायन हो रहा था, लोग भाग रहे थे, लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग चिंतित थे। कोरोना में भी बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि, और सभी को ये यूपी के बारे में जो एक परसेप्शन बन चुका था, लोग कहते थे क्या होगा? कहते थे निश्चिंत रहे, यूपी चेंज हो चुका है, ये नए भारत का नया यूपी है। अब घबराइए मत, यूपी में हम लोग अच्छा करेंगे। मैंने कोरोना के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए थे ना, वो आंकड़े मेरे नहीं थे, वे भारत सरकार के आंकड़े थे, दुनिया के विशेषज्ञों के आंकड़े थे। अपने आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं भारत सरकार के हैं और देश के सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े दे रहा हूं। महोदय प्रति व्यक्ति आय 15-16 में कितनी थी? 43,000 उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज लगभग 95,000 है। 4 वर्ष ये चेंज, ये परिवर्तन है, ये है परिवर्तन। क्या कुछ हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में? क्या कुछ हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में? मैं कह रहा हूं, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये दुनिया के वित्तीय संस्थाओं के डाटा हैं, और ये आंकड़े प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ लिविंग को भी बेहतर करने का जो कार्य हुआ है, हर एक फील्ड में जो कार्य हुआ है, उसके परिणाम ही। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, नेता प्रतिपक्ष जी कम से कम इसके बारे में आप मान के चल लेते, देख लेते, कुछ तो सोचे होते कि अपने मित्र की बात को आप कैसे काट रहे हैं। यानी मित्रता को आप हमेशा धोखा ही देते, अपने मित्र को धोखा देते हैं, लगता है। अच्छा, वर्मा जी बहुत सारी बातों को पेट में रखते हैं, बोलते नहीं। महोदय ईज ऑफ लिविंग में कितना परिवर्तन हुआ, कहां हम ले जाना चाहते हैं देश को? 1947 से लेकर के 2014 तक अगर अटल जी के 6 वर्ष के उस कालखंड को छोड़ दें, तो ईज ऑफ लिविंग के बारे में पिछली सरकारों ने देश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा था? और मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? आज तो बजट में ईज ऑफ लिविंग के बारे में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है 2022 तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, एसईसीसी की सर्वे के अंतर्गत जो भी व्यक्ति 2012 में आया है,
2022 तक हर हाल में उसको सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराएंगे, एक आवास उपलब्ध कराएंगे। आवास 4 वर्ष में 40 लाख लोगों को आवास मिल जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। 4 वर्ष में 1,38,00,000 लोगों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिल जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। हर गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हो जाए। अब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे हम भी करना चाहते थे, लेकिन किए क्या? किए तो नहीं ना। करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए जनता ने कहा कि भाई देखो आपके बस का है नहीं, आप जहां के लायक हो वहीं बैठो। और हम लोगों ने प्रदेश के भावों का सम्मान किया और पहले दिन से हम लोग इस बारे में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश तो संभावना वाला प्रदेश है। ये लोग क्या कहते थे? यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां तो जो सपा का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा वही हम लोग करेंगे, बाकी मैं तो देख के ताज्जुब कर रहा था। महोदय, जब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय बैठने के लिए जाने लग गया, मुख्यमंत्री कार्यालय की क्या स्थिति थी, शास्त्री भवन की क्या दुर्गति कर रखी थी। मैंने पूछा वहां पे, मैंने पूछा भी क्या यहां पे श्रीमान जी पूर्व मुख्यमंत्रीगण आते थे कि नहीं आते थे? सभी लोगों के चेहरे झुके हुए थे, सभी लोग कुछ नहीं, मौन थे। बाद में एक सज्जन मुझे बोले कि वह तो कभी कभार। मैंने कहा कभी कभार का मतलब? कहा साल में एक आध बार। तो मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री साल में एक बार 2 बार ही कार्यालय आएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। और यही होता था, यही होता था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो 10 मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक के लिए जाते थे, बाकी गायब, बाकी गायब। और फिर सपना देखते थे बड़ा, उत्तर प्रदेश को हम यूरोप बना देंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं। योजनाएं बनती थी स्वयं के लिए, परिवार के लिए, दायरा कभी बढ़ा नहीं पाए आप लोग, दायरा बढ़ा नहीं पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। आपने ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी ने, मैं कभी कभी बहुत अच्छे महापुरुष इसमें पैदा हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव का कौन नहीं सम्मान करता है? जयप्रकाश जी का सम्मान कौन नहीं करता है? डॉक्टर लोहिया का सम्मान कौन नहीं करता है? चंद्रशेखर, मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो ये अरे आज वहां पे कोई रैली, आपकी आज रैली है ना कोई, टोका-टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधानसभा में उसका प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहा है, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराध